हेलो स्टूडेंट्स, मैं ताराचंद्र, टीचर ऑफ सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग कक्षा 10 की रसायन विज्ञान केमिस्ट्री लेसन वाइज डील करेंगे। तो इसी क्रम में आइए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन, जिसका नेम है केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, आइए देखते हैं हम लोग। प्रत्येक दिन हम लोग ढेरों उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम लोग देखते हैं कि दूध से क्या बन जाता है, एक दिन के बाद हमने देखा क्या बन गया, दही बन गया। या फिर मान लीजिएगा कोई लोहा है, ठीक है, वो वातावरण में खुला रखा हुआ है, फिर हमने कुछ दिन के बाद देखा कि उसमें क्या लग गया, जंग लग गया। ठीक है, या फिर कोई खाद्य पदार्थ है आपका, और फिर हमने देखा कि कुछ समय के पश्चात उसका या तो गंध बदल गया या फिर उसका क्या बदल गया, उसका स्वाद बदल गया। ठीक है, इन सब परिवर्तन को हम रोज दैनिक जीवन में देखते हैं। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा दूध से जब दही बन जाए, दूध से जब दही बनता है, ठीक है, तो इसका क्या बदल जाता है, इसका पहली बात तो स्वाद बदल जाता है, दूसरी बात इसकी गंध बदल जाती है। ठीक है, इन सब चीज़ों में इसमें परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए, जब लोहे से क्या बन जाए, जंग बन जाए, ठीक है, या फिर जब लोहे पर क्या लग जाए, जंग लग जाए, तो इसका क्या बदल जाएगा, पहली बार तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका रंग जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका रासायनिक संगठन जो है वो चेंज हो जाएगा, इसका रासायनिक संगठन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसका कलर चेंज ही हो जाएगा, रासायनिक संगठन चेंज ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो दूध से जो दही आपका बन रहा है, उसके भौतिक और जो रासायनिक गुण हैं वो दूध से बिल्कुल डिफर हैं, बिल्कुल अलग हैं। उनका स्वाद अलग है, उनका गंध अलग है, उनका रासायनिक संगठन अलग है, जो सब कुछ बदल जाए। इसका मतलब क्या है कि जो दूध है वो कुछ समय के पश्चात बिल्कुल एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल एक नया पदार्थ बन जाता है। इसी प्रकार की जो चेंजिंग्स होती हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हम क्या लिखेंगे इनमें कि आपके वह पदार्थ या जब कोई पदार्थ एक हो या फिर एक से अधिक हो सकते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में क्या हो जाए, मिल जाएं, और कुछ समय के पश्चात एक बिल्कुल सर्वथा भिन्न गुण वाला, पहले जिसका जैसे इसका जो गुण हो उससे बिल्कुल नया गुण वाला एक आपका पदार्थ बन जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिएगा हम कार्बन को जला दें वायु में, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक और जो रासायनिक गुण होंगे वो कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न होंगे। इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बिल्कुल नया पदार्थ है। तो ये उदाहरण हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा केमिकल रिएक्शन का, रासायनिक अभिक्रिया का। और सारे उदाहरण, जैसे मान लीजिएगा हमने मैग्नीशियम को जला दिया, तो मैग्नीशियम को जलाने के बाद आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में हमने ये कहा कि कुछ पदार्थ मिलते हैं, तत्पश्चात आपके कुछ पदार्थ बनते हैं, और बीच में हम काहे का निशान लगाते हैं, एरो, एक तीर लगाते हैं। तो जो पदार्थ आपस में मिलते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, उन्हें हम लोग बोलते हैं अभिकारक। और जो पदार्थ रिएक्शन के बाद बनते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, अर्थात उत्पाद। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्टेंस या फिर पदार्थ जो होते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। ठीक, और अभिक्रिया के बाद बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन के बाद बनने वाले क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मध्य में हम एक एरो लगाते हैं जो यह दर्शाता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो ये था आपका केमिकल रिएक्शन। इसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे और इसके क्या लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये आपका रिएक्टेंट होगा और क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट को हम लोग, रिएक्टेंट हमने कहा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम क्या लगाएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लगाते हैं एरो। ध्यान दीजिएगा, एरो के लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट को लिखते हैं
और एरो के राइट साइड में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। तो ये आपका रिएक्टेंट होगा और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट की डेफिनेशन हम जान लिए, प्रोडक्ट की डेफिनेशन अब हम जान लिए। अब हम लोग देखेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन को शो कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा कोई रिएक्शन लिख दी जाए, कोई अभिक्रिया बोल दी जाए, यही ले लीजिएगा कि मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहां से हमें लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा इतना लिखने के लिए, तो तरीके निकाले गए कि वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कि किसी लंबी चौड़ी केमिकल रिएक्शन को हम बहुत ही आसानी से लिख लें। तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वायु में जलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इतनी लंबी चौड़ी रिएक्शन है, इसको कैसे हम बहुत ही कम शब्दों में सरलता से लिख लेंगे, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो देखिएगा, इस पूरी केमिकल इक्वेशन में सारे वर्ड तो काम के हैं नहीं, केवल कुछ ही वर्ड हैं जो काम के हैं। कौन कौन से वर्ड काम के हैं, एक तो मैग्नीशियम, ठीक है, दूसरा जलाना, वो भी कहाँ, वायु में। तो पहला वर्ड कौन सा हो गया, मैग्नीशियम काम का हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, वायु काम का हो गया, और तीसरा जो बनता है अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि इस पूरी लंबी चौड़ी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में केवल 3 ही वर्ड काम के हैं, और उसमें आपका जो पहला है वो है मैग्नीशियम, और जो दूसरा है वो इसका वायु में जलना अर्थात वायु। हमने कहा था कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मध्य हम क्या लगाते हैं, एरो, और तीसरा है आपका जो बनता है अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि इस पूरी की पूरी रिएक्शन में केवल 3 ही वर्ड काम के हैं। उसमें आपका पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है वायु, और तीसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिएगा, अब इस पूरी रिएक्शन के स्थान पर केवल यदि हम इतना लिख दें तो इसका भी तो मतलब यही होगा ना कि मैग्नीशियम को क्या किया गया, वायु में जलाया गया। जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया गया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कितना आसान हो गया ना। तो ये पहला तरीका हो गया। अब आप खुद बताइएगा कि मैग्नीशियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, शब्द भी है मैग्नीशियम, और वायु क्या है, यह भी तो एक शब्द है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, यह भी एक शब्द है। यानी कि इस पूरे केमिकल रिएक्शन को हमने केवल कुछ ही शब्दों के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यह आपका पहला तरीका होता है, रिप्रेजेंटिंग बाय वर्ड्स, यानी कि शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित करना। ठीक है, तो फर्स्ट वे कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वे हो जाएगा शब्दों के द्वारा प्रदर्शित करना। ठीक है, फर्स्ट वे हो गया आपका शब्दों के द्वारा प्रदर्शित करना। अब देखिएगा दूसरा वही कौन सा तरीका हो सकता है। अब आप क्या करिएगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा सिंबल्स के बारे में और फार्मूला के बारे में, सूत्र के बारे में। ठीक है, जो आपके सब एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स आपने पढ़े होंगे, और जो कंपाउंड होते हैं उनके आपने फार्मूला, केमिकल फार्मूला आपने पढ़े होंगे। अब आप क्या करिएगा, जो मैग्नीशियम एलिमेंट लिखा है, ठीक है, अब मैग्नीशियम एलिमेंट की जगह पे मैग्नीशियम जो वर्ड लिखा है इसके स्थान पर आप मैग्नीशियम का सिंबल राइट करिए। ठीक है, आप जानते हैं मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। वायु क्या है, अब वायु का यहाँ पे क्या होगा, सूत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2, Mg प्लस O2। फिर यहाँ पे एरो है तो एरो हो गया। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वर्ड लिखा है, यानी कि जो ये आपका प्रोडक्ट बना है, इसके नेम के स्थान पर इसका हम क्या राइट करेंगे, केमिकल फार्मूला, वो आपका क्या होता है, MgO। क्या होता है, MgO। ठीक है, तो देखिए इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, और इसी केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट वे था, और ये आपका कौन सा वे है, सेकंड वे। हमने क्या किया, इसमें जो मैग्नीशियम या फिर कह लीजिएगा जो भी रिएक्टेंट थे और इसमें जो भी प्रोडक्ट थे, उनके नेम के स्थान पर, उनके हमने नाम नहीं राइट किए, उनके नाम के स्थान पर हमने या तो उनके प्रतीक लिख दिए, ठीक है, या तो उनके हमने प्रतीक लिख दिए यानी कि सिंबल, या फिर उनके हम सूत्र यानी कि उनके हम केमिकल फार्मूला लिख दिए। जैसे ही हमने इनके नाम के स्थान पर प्रतीक या सूत्र लिखा, देखिएगा ऐसे हमको इक्वेशन मिल गई कि नहीं मिल गई। अब देखिएगा इस केमिकल रिएक्शन को शो करने के 2 तरीके हो गए, एक तो रिप्रेजेंटिंग बाय वर्ड्स एंड सेकंड इज रिप्रेजेंटिंग बाय
सिंबल और फॉर्मूलाज। तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को शो करने के दो तरीके होते हैं, पहला शब्दों के माध्यम से और दूसरा प्रतीक या फिर सूत्र के माध्यम से। अब देखिएगा इसके बाद में रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, केमिकल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं से इसकी डेफिनेशन हम निकाल लेंगे। यही हम केमिकल रिएक्शन उदाहरण लेके चलते हैं। मान लीजिएगा यही रिएक्शन दी गई है, इसी से हम कैसे निकालेंगे रासायनिक समीकरण की परिभाषा। सुनिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो देखिएगा इस रिएक्शन में पहले हमने क्या किया था, शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित किया, फिर हमने क्या किया, इनको हमने सिंबल या फिर प्रतीक के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से इसको हमने दर्शाया। जैसे ही इस केमिकल रिएक्शन को हमने प्रतीक या फिर सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया, जैसे ही इस केमिकल रिएक्शन को हमने प्रतीक या फिर सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया, हमको एक समीकरण मिल गई कि नहीं मिल गई, एक समीकरण मिल गई। इसी समीकरण को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये क्या था, काहे का हमने उदाहरण यहाँ पे लिखा था, तो ये उदाहरण था आपका केमिकल रिएक्शन का, रासायनिक अभिक्रिया का। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या थे, ये थे पार्टिसिपेट करने वाले अर्थात रिएक्टेंट, और ये क्या था, ये था बनने वाला अर्थात प्रोडक्ट, यानी कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले और केमिकल रिएक्शन के पश्चात जो बनने वाले आपके थे पदार्थ, उनके हमने नाम नहीं लिखे। नाम इसमें कहाँ लिखे, नाम नहीं लिखे हमने, नाम के स्थान पर हमने या तो उनके प्रतीक लिख दिए और या तो हमने उनके सूत्र लिख दिए। ठीक है, जैसे ही हमने उनके प्रतीक या फिर सूत्र को लिखा, हमको एक क्या मिल गई, समीकरण मिल गई, और उसी समीकरण को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट और बनने वाले प्रोडक्ट के प्लेस, नेम के प्लेस पर, ठीक है, उनके या फिर हम प्रतीक लिख दें या फिर उनके हम सूत्र लिख दें, तो हमको एक इक्वेशन मिलेगी। उसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। यहाँ पर जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसको हम फिर से लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा था वहाँ पे Mg प्लस का O2 गिव्स आउट MgO। ठीक है, यह भी तो एक समीकरण ही है। अच्छा, इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg प्लस का O2 गिव्स आउट MgO। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यह भी तो केमिकल इक्वेशन ही है। और यह भी क्या है, यह भी केमिकल इक्वेशन है। ये दोनों हैं तो केमिकल इक्वेशन। यानी कि केमिकल इक्वेशन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कितने तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से, एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण में क्या है, इस समीकरण में जो आपके रिएक्टेंट के मोलेक्यूल्स हैं, ठीक है, या फिर जो एटम हैं, वो रिएक्टेंट के मोलेक्यूल्स या फिर एटम के इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट के अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या जो है वो प्रोडक्ट के उत्पाद के अणुओं या फिर परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है। दूसरे में देखिएगा, इसमें तो बराबर है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, 2, यहाँ पर भी 2 हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी कितने हैं, 2 हैं। यानी कि इस इक्वेशन में नंबर्स ऑफ मोलेक्यूल्स और एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स और एटम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल। कह लीजिएगा, रिएक्टेंट के अणुओं या फिर परमाणुओं की जो संख्या है वो प्रोडक्ट के अणुओं या फिर परमाणुओं की संख्या के बराबर है। इसमें बराबर नहीं है और इसमें क्या है, बराबर है। जब इसमें बराबर नहीं है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, बराबर है नहीं, इधर इधर संतुलित है नहीं, मतलब असंतुलित। जब बराबर नहीं है, संतुलित नहीं है, तो उस इक्वेशन का नाम होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इस वाली समीकरण में क्या है, इस वाली समीकरण में रिएक्टेंट के अणुओं या फिर परमाणुओं की जो संख्या है वो प्रोडक्ट के अणुओं या फिर परमाणुओं की संख्या के बराबर है। यानी कि जब बराबर है, संतुलित है, तो उस समीकरण का नाम होगा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार की हो जाएंगी, एक आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरी आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिएगा इसका और क्या नाम हो सकता है, इसमें बराबर नहीं है, ये हमने तब लिखा था जब हमने शब्दों के माध्यम से केमिकल रिएक्शन को शो किया था, उसके तुरंत बाद हमने लिखा था। यानी कि ये बिल्कुल तुरंत बन के आया था, इसमें मांस वांस तो है नहीं, केवल हड्डी ही हड्डी है, केवल ढांचा ही ढांचा है।
तो इसका और भी नाम हो जाएगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा ढांचा समीकरण। कंकाल भी तो कहते हैं ढांचा को, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, कंकाली समीकरण। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंकाली समीकरण। यानी कि इसके कुल 3 नाम हो गए, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ढांचा समीकरण, और इसके बाद में ये आपका हो जाएगा कंकाली समीकरण। ठीक है, तो कह लीजिएगा रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, पहला आपका असंतुलित होता है और दूसरा आपका संतुलित होता है। अगर जो परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है तो संतुलित, और बराबर नहीं है तो असंतुलित। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक समीकरणों के प्रकार। अब देखिएगा इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे केमिकल जो असंतुलित समीकरण होते हैं उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। बहुत ही जल्दी से एक ट्रिक के माध्यम से इसको देख लेते हैं। ठीक है, वैसे बैलेंस करने की कई विधियां प्रचलित हैं, लेकिन एक विधि आपकी हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि इसे तुक्का विधि भी कहा जाता है, अनुमापन विधि भी कहा जाता है। किस तरीके से हम इस मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत जल्दी बैलेंस कर लेते हैं। मान लीजिएगा यही इक्वेशन लिखी हुई है, Mg प्लस का O2 गिव्स आउट MgO, तो कैसे बैलेंस करेंगे। 3-4 स्टेप्स हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो फर्स्ट चीज आपका मैग्नीशियम, और क्या आया है, ऑक्सीजन आया है, बस 2 ही आए हैं, एक तो मैग्नीशियम, दूसरा कौन सा, ऑक्सीजन। अब इसके बाद में क्या करना होगा, पहले क्या करना है, पहले ये करना है, हमें ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स ने इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो पहला आपका क्या है, मैग्नीशियम, दूसरा क्या है आपका ऑक्सीजन। इसके बाद में क्या देखना है, इसके बाद में ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट्स कितनी बार आया है। देखिए मैग्नीशियम एक बार यहाँ कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार हो गया। ऑक्सीजन 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, टोटल कितनी बार, 3 बार। ठीक, पहला काम याद है आपको, पहला काम ये करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं। दूसरा काम क्या करना है, वो एलिमेंट्स कितनी कितनी बार आए हैं। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरी बार में आपको क्या करना है, उसको बराबर करना है दोनों ओर, जो सबसे कम बार आया है। अब देखिएगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में सबसे कम बार कौन आया है, वो आपका मैग्नीशियम। कितनी बार, 2 बार। तो सबसे पहले बराबर किसको करेंगे, तो मैग्नीशियम को। इधर कितनी बार आया, 1 बार, इधर कितनी बार, 1 बार, बराबर है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही बराबर है। अब देखिएगा दूसरा नंबर किसका आएगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितनी बार, टोटल 3 बार, इधर कितनी बार, 2 बार, इधर कितनी बार, 1 बार। तो क्या करेंगे, अगर जो इसको हम 2 से गुणा कर दें तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, तो इसको भी आप 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो दोनों तरफ के जो आपके एटम्स या मोलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा हम लिख दें C2H5OH प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। इसमें प्रकाश भी उत्पन्न होता है और ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, तो ये सब तो बराबर नहीं होगा, लेकिन ये सब बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा पहले काम क्या करना है, देखना है कि कौन से एलिमेंट्स इसमें आए हैं। तो पहले कौन सा आया है, पहले कार्बन, फिर कौन सा आया है, हाइड्रोजन, फिर क्या आया है, ऑक्सीजन। बस 3 ही तो आए हैं, कार्बन आया है, हाइड्रोजन आया है और ऑक्सीजन आया है। केवल 3 एलिमेंट्स पूरे रिएक्शन में आए हैं। पहला काम हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा यह देखना है कि कौन से एलिमेंट, यानी कि जो कार्बन है वो कितनी बार आया है, हाइड्रोजन है वो कितनी बार आया है, और ऑक्सीजन जो है वो कितनी बार आया है। तो कार्बन देखिएगा 2 बार यहां और 1 बार यहां, टोटल कितनी बार आया है, 3 बार। ठीक है, अब देखिएगा हाइड्रोजन कितनी बार आया है, तो 5 बार यहां, 1 बार यहां, 6 बार हो गया, और 2 बार यहां, तो 6 2 कितनी बार, 8 बार। ठीक है, देख लीजिएगा 5 और 1 6 और 2 कितनी बार, 8 बार। ऑक्सीजन टोटल कितनी बार, 1 बार यहां, 2 बार यहां, 3 बार, 3 और 2 5 बार और 1 6 बार, यानी कि ऑक्सीजन कुल इसमें 6 टाइम आया हुआ है। पहला काम हमने कर लिया था, देखा था कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं, फिर हमने ये देखा कि वो एलिमेंट्स कितनी बार आए हैं। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अब हमें करना यह है कि सबसे पहले उसको बराबर करना है जो सबसे कम बार आया है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे कम बार आया है
कार्बन। तो सबसे पहले किसको बराबर करेंगे? कार्बन को। इधर कितने हैं कार्बन? 2, इधर कितने हैं? 1, तो क्या करेंगे? इसको 2 से गुणा कर देंगे। कार्बन क्या हो गया? देखिएगा दोनों तरफ बराबर हो गया। ठीक है, कार्बन का काम खत्म। इसके बाद अब बचा कौन सा? हाइड्रोजन बचा और ऑक्सीजन बचा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे कम बार कौन आया है? ऑक्सीजन। इधर कितनी बार आया? देखिएगा इधर 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार। यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4 और 1 5 बार। अब ध्यान दीजिएगा इधर है 3 बार, इधर कितनी बार है? 5 बार। इधर 5 बार है तो इधर हमें गुणा करना है। इधर 5 बार, इधर में क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, इधर है 5 बार, इधर है 3 बार। लिख लेते हैं एक बार, इधर है 5 बार, इधर कितनी बार? 3 बार। अब हमें बराबर करना है। अच्छा, अगर जिसको हम कितने से गुणा कर दें? 2 से, तो देखिएगा 2 दूनी 4 और 1 5 बार, बराबर हो जाएगा ना। इसको 2 से अगर हम गुणा कर दें, 2 दूनी 4 और 1 कितनी बार? 5 बार, बराबर हो गया। ऑक्सीजन भी क्या हो गया? बराबर हो गया। बचा कि आपका हाइड्रोजन, देखिएगा 5 1 6 बार यहाँ, लेकिन यहाँ पर कितनी बार? 2 बार। गड़बड़ हो गया ना। ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन हाइड्रोजन रह गया। तो अब हाइड्रोजन का बराबर करिए, देखा जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 से गुणा करिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन 5 1 6 बार यहाँ और 2 दूनी 3 दूनी 6 बार इधर। ठीक, लेकिन अब ऑक्सीजन गड़बड़ा गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 बार, 2 दूनी 4 बार, 4 3 कितनी बार? 7 बार। और इधर कितनी बार? 1 बार यहाँ और 4 बार यहाँ। लेकिन अब गड़बड़ हो गया, 2 तो मिटाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर 2 ही बार है, यहाँ पर 1 बार है। टोटल कितनी बार? 3 बार। देखिएगा ये 3 बार है और इधर है ये कुल मिला के 7 बार। करना क्या है? देखिए अब इसको हमें इधर गुणा करना है। अगर जो इसको हम फिर यहाँ किसी संख्या से गुणा कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर कार्बन को भी हमें गुणा करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। तो इसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। हमें गुणा भाग जो भी करना है वो यहाँ करेंगे। अब देखिए यहाँ तो 1 बार है, यहाँ कितनी बार है? 2 बार। तो हमें करना क्या है? किस संख्या को हम 2 से गुणा कर दें, यानी किस संख्या से हम 2 का गुणा कर दें कि उसमें 1 जोड़ने पर कितना आ जाए? 7। ये तो करना है, बराबर करना है हमें। तो 2 को हम किससे गुणा कर दें कि उसमें 1 जोड़ दें तो कितना आ जाए? 7। तो यदि हम इसको 3 से गुणा कर दें, उसमें 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। देखिएगा 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ पर भी कितना? 3 बार और 2 दूनी 4 3 7 बार। इस इक्वेशन में कार्बन भी बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया और ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को इस मेथड से बैलेंस करते हैं। ठीक है, इस लेसन का जो कुछ भी बचा है उसे हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे।